नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। 1 महीने पहले राजस्थान में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, भरपूर समर्थन मिला, ये कहना चाहिए प्रचंड की बजाय। पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने का जनादेश राजस्थान की जनता ने बीजेपी को दिया। बीजेपी ने 1 महीने के अंतराल में अपने मुख्यमंत्री के नाम का चयन किया और कैबिनेट भी बनाई। लेकिन कैबिनेट में किस मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा, इसकी तस्वीर 1 महीने बाद भी साफ नहीं है। आखिर क्या वजह है? जहां 5 साल सत्ता के कामकाज के होते हैं और उसमें हर साल में 12 महीने, उसमें से 1 महीना अगर मंत्रियों को मालूम ही ना हो उन्हें करना क्या है, तो क्या ये कितना सही है? सवाल ये भी कि आखिर देर हो क्यों रही है? हमारे खास मेहमानों के साथ अगले 1 घंटे में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ करणवीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, चेतन राजपुरोहित बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, कहाँ फंसा हुआ है पेच? डॉक्टर साहब अपना इंटरनेट ठीक कर रहे हैं। करणवीर सिंह जी, उलझन आपके यहाँ भी कम नहीं है। अभी तक विपक्ष का नेता तस्वीर साफ नहीं है। मीना जी, हमारे यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है। आप जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी की चिंता कर रहे हैं। अभी सदन आहूत होने होने दीजिए। विपक्ष का नेता आपको तैयार मिलेगा। कल एक और परसों एक और उपचुनाव है, उसका रिजल्ट आ जाए उसके बाद कांग्रेस विधिवत तरीके से अपना नेता तैयार है, उनका विधायकों का नेता चुना हुआ है। उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। वर्तमान में चिंता इस बात की है कि आज तकरीबन 1 महीना कंप्लीट ही हो चुका है। 1 महीना आज से जो पिछली 3 तारीख थी उस दिन राजस्थानी जनता ने जो जनादेश दिया था, उस जनादेश का सम्मान नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उस जनादेश को का मजाक और माखौल उड़ाने का प्रयास कर रही है। लगातार पिछले समय से हम देख रहे हैं, पिछले 30 दिनों के अंदर जिस तरह से ये पर्ची सरकार अस्तित्व में आई है, उस दिन से लेकर आज दिन तक ना तो इनका मंत्रिमंडल के अंदर 1 महीना लग गया और अभी इनके विभाग, जो विभागों की जो इन्होंने पर्चियां बनाई है, शायद वो दिल्ली से जयपुर के रास्ते में कहीं अटक गई है या कहीं भटक गई है। वो लड़ाई समेटे नहीं सिमेट रही है। तो राजस्थान का ये दुर्भाग्य है, राजस्थान की जनता का, कि यहाँ के मुख्यमंत्री को यहाँ का मंत्रिमंडल चुनने का अधिकार नहीं था। और जब अब मंत्रिमंडल चुन लिया गया है दिल्ली के द्वारा, तो अब यहाँ के मंत्रिमंडल को विभाग बांटने का उनके पास अधिकार नहीं है। तो राजस्थान के अंदर जो जिस अलोकतांत्रिक तरीके का सिस्टम आप देख रहे हैं, उस सिस्टम की वानगी लगातार पिछले 1 महीने से राजस्थान की जनता देख रही है। और इन सब में मीना जी भुगत कौन रहा है? ये राजस्थान की जनता भुगत रही है। यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर भुगत रहे हैं, यहाँ के लोग बाग भुगत रहे हैं, यहाँ के अस्पताल भुगत रहे हैं, मरीज जो रात और दिन अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं वो भुगत रहे हैं, किसान भुगत रहा है। और अब तो आप भी देख रहे हैं कि जो कल परसों इनका एक तुगलकी फरमान के अंदर जो ये बिल कानून लेके आए हैं, उसका खामियाजा यहाँ की जनता, यहाँ के ड्राइवर, यहाँ के मजदूर वर्ग भुगत रहा है। तो इनका अहंकार चरम पर है। भगवान श्री राम से हमारी अरदास है कि इस रावण का अंत वो जल्द करे और इनके घमंड को चूर करे। अच्छा करणवीर जी, इनके यहाँ जितनी सारी बातें जो आपने बताई अभी, उनके लिए किसी को चिंता करनी चाहिए क्या? चिंता राजस्थानी जनता को करनी पड़ेगी। और उपाय क्या है दूसरा? राजस्थान की और जनता चिंता को इस बात चिंता की और चिंता जबरदस्ती करनी चाहिए। जबरदस्ती क्यों मैम? स्वाभाविक है चिंता। क्या आज किसी अस्पताल चिरंजीवी क्या क्या जो इलाज रास्ता है गहलोत सरकार दे रही थी, क्या वो इलाज लोगों को मिल रहा है? क्या राशन मिल रहा है लोगों को? जो ठेकेदार थे तो जिनका एक तुगलकी, एक मिनट मीना जी, जो आपके यहाँ विपक्ष में बैठने का जनादेश भी जनता ने दिया है। विपक्ष का जनादेश हमें स्वीकार है। जो जनता ने जनादेश दिया है उसको सर आंखों पे है, उसका सम्मान है। जनादेश से ऊपर इतर कोई नहीं है, उसके ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। उस तरह की अगर कोई अगर जनादेश का अपमान किया हो तो आप कह सकते हैं। कांग्रेस अपना पार्टी अपना काम निभा रही है। जिस दिन सदन आहूत होगा, जिस दिन सदन की प्रक्रिया चालू होगी, 19 जनवरी को शायद सदन आहूत होना है, उस दिन हमारा विपक्ष का नेता तैयार मिलेगा आपको। अगर विपक्ष के नेता को ही सरकार चलानी होती तो शायद मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करके ये मंत्रिमंडल का भी गठन करवा दिया जाता अब तक। नहीं नहीं, मेरी ख्वाहिश से कुछ बढ़ता नहीं है।
बात तो जनता की हो रही है और आपकी हो रही है। सरकार चलाने का काम राजनीतिक दलों का है, विपक्ष में बैठने का काम भी राजनीतिक दलों का है, चिंता करने का काम जनता का है। आपने कहा कि चिंता करनी चाहिए जनता को क्योंकि कैबिनेट नहीं बन पा रही है, यहाँ पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल मैडम, और बिल्कुल करनी चाहिए। आपने कहा कि विपक्ष का नेता अगर नहीं चुना चाह रहा है तो उसकी जबरदस्ती चिंता आप मत करिए। तो आपकी बातों में बड़ा जबरदस्त विरोधाभास है ना, इसलिए मैंने पूछा। बहरहाल कोई बात नहीं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, ये बताइए सर, कब तक कैबिनेट की तस्वीर साफ होगी? क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, 1 महीना कम नहीं होता है। क्या वजह है कि बेचारे मंत्री कमरों में तो जा रहे हैं, पर करना क्या है उन कमरों में बैठकर ये पता नहीं है। मीना जी, हर प्रश्न का उत्तर चरणबद्ध तरीके से सभी लोगों को मिल रहा है। सबसे पहला प्रश्न था मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसका नहीं नहीं, उत्तर मिला। आप सीधे सीधे मुद्दे पर रहिए डॉक्टर चेतन। आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। हाँ, आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मैं भगूंगा नहीं कहीं, मैं इसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद में मंत्रिमंडल, चेतन जी, मंत्रिमंडल जनता में भगने कौन भी नहीं आएगा? देगी 5 साल। वो भी हो गया, सामने आ गई तस्वीर। मंत्रिमंडल में मंत्री कौन कौन होंगे। चरणबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी, समय लगने की हम लोग चिंता नहीं करते। हम लोग क्वालिटी में विश्वास, हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर पर विश्वास करते हैं। मैंने एक दिन पहले भी मीना जी आपको कहा था, किसी भी सिस्टम तो बड़ा आगे जाके दिक्कत पैदा होती है। जैसे 25 सितंबर की घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, वो हमारे कांग्रेस के मित्र को याद है, ऐसी इन्हीं कारणों से हुई थी। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र बता रहे थे, केंद्र जो पार्टी केवल एक व्यक्ति चुनना, नेता प्रतिनिधि केवल एक डॉक्टर नहीं चुन पाए। चेतन, क्यों नहीं चुन डॉक्टर पाए? वो ये चेतन, जाने, इनका काम प्लीज जाने। प्लीज अब बी आता ऑन हूँ द आगे, सब्जेक्ट। अब आता हूँ सब्जेक्ट पे आगे। रहिए सर, हाँ, प्लीज। अभी आता हूँ, आगे आता हूँ। जवाब ही देना पड़ता है, जवाब ही देना पड़ता है। अब आई मंत्रिमंडल। बिल्कुल मीना जी, जल्दी था। एक बार आपके साथ डिबेट में मैं था, मैंने कहा कल तक मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, 1-2 दिन में हो गया था। ये भी हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर संभावना है, ये भी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमारे कांग्रेस की जनता की इनकी निराशा साफ दिखाई दे रही है। जब कांग्रेस के मित्रों से जब सत्ता छीन जाती है तो आप ये क्यों बिल्कुल उनकी इतनी निराश हो चिंता जाते कर हैं, रहे हैं? बिल्कुल आप क्यों अवसाद में डॉक्टर चले जाते चेतन हैं। राजपुरोहित, लेकिन हम डॉक्टर लोगों का चेतन क्या है, राजपुरोहित, डॉक्टर साहब, आप क्यों इतनी उनकी चिंता कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हमारी चिंता आप लोग मत करिए, छोड़ दीजिए। आप अपनी हम नहीं करिए करते, ना। बीजेपी, राजस्थान की चिंता कीजिए। हम नहीं करते। राजस्थान की जनता, राजस्थान हमें बीजेपी के जो भीतर क्या चिंता हो रहा है? राजस्थान की जनता कैबिनेट की, कैबिनेट के मंत्रियों को उनके मंत्रालय का फैसला कब तक होगा, उसमें देर क्यों हो रही है? मैंने इन दो बताया ना आपको, सवालों का मैंने जवाब। बताया, हाँ मैंने बताया ना आपको, जल्दी हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। परेशानी तो हमारे मित्रों को ये हो रही है कि राजस्थान की जनता तकलीफ उठा रही है। तकलीफ तो 5 साल तक उठाई थी, जब भी तो सत्ता से बाहर किया था आपको। नहीं नहीं, हमारे तो मुख्यमंत्री जी पहले दिन से ही गारंटियों पे काम करना शुरू कर दिया और 4 गारंटियां पूरी भी कर दी है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज समझिए बात को। अब आप कांग्रेस की सरकार को उलाहना देना बंद कर दीजिए। अब आपकी सरकार है, 5 साल उन्होंने क्या, इसमें मत जाइए। अब आप 1 महीने से आपको सत्ता दी हुई राजस्थान की जनता ने, इसलिए प्लीज आप लोग उन 5 सालों को मत गिनाइए। एक एक दिन आप क्या कर रहे हैं, एक एक दिन के 24 घंटे आपकी सरकार क्या कर रही है, आपके फैसले कौन से हैं, आप कैसे राहत दे रहे हैं, सिर्फ इस विषय पर रहिए मैंने, प्लीज। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट मीना है जी इतने आपसे। दिनों से और बता आज रहा ही हूँ, नहीं, 4 गारंटियां आज हमने ही नहीं पूरी कर डॉक्टर दी है। चेतन, आज ही नहीं डॉक्टर कैसे कैसे चेतन। राहत नहीं दिया जनता को हमने, और हम तो प्रतिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं, कृत संकल्पित हैं हमारे संकल्प पत्र को लागू करने के लिए। कहीं इसमें कोई किंतु परंतु की कोई संभावना नहीं है। अब बार बार आप मंत्रिमंडल का जो जिक्र कर रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, विभाग भी जल्दी बंट जाएंगे, ज्यादा समय अब नहीं लगने वाला है। 1-2 दिन में मंत्रिमंडल में हो जाएगा, किसको क्या विभाग मिलेगा। लेकिन ठीक है डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, सबका उद्देश्य एक एक महीना ही है, हो गया है, राजस्थान की एक जनता की महीना सेवा हो गया करनी। है, वो एक सेवा महीना करने के हो लिए चुका है। उचित व्यक्ति का और चयन। आपको लगता है कि ये ठीक है, ये स्वाभाविक है। राजीव जैन जी, 1 महीने का समय, अब कैबिनेट के मंत्री बेचारे दफ्तर जा रहे हैं, कमरा देख रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये करना क्या है। ये जो स्थिति है मंत्रियों की, इस स्थिति को कैसे देखते हैं आप राजीव जैन जी? देखिए मीना जी, स्थिति बड़ी वैसी है। आप 1 महीने का कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने से राजस्थान का कोई कामकाज गति नहीं पकड़ रहा है। क्योंकि जब से चुनाव की आचार संहिता लगी थी, उसके अक्टूबर के बाद से ही आप देख लीजिए, आज जनवरी के 3 तारीख हो गई,
अब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने 15 दिसंबर को शपथ ले ली थी, तो उस हिसाब से देखे तो 18 दिन उनको हो गए। अभी सारे विभाग क्या है कि मुख्यमंत्री के पास हैं, मंत्रिमंडल पूरा बन गया। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है। होना ही चाहिए, ठीक है, 24 घंटे 48 घंटे में विभागों का बंटवारा हो जाना चाहिए था, जिससे एक प्रशासनिक कामकाज गति पकड़ता। लोगों को, मुख्यमंत्री जी को भी एक सहूलियत रहती, वो अलग अलग विभागों उनसे संबंधित वो काम कहीं ना कहीं उनके खाते में जाता, तो उनसे वो पूछताछ कर सकते थे कि इसमें कितनी गति है। जब सरकार मुख्यमंत्री बने कि हम 100 डेज की एक कार्य योजना पर काम करेंगे, तो 15-20 दिन तो इसमें ही निकल गए। अब 100 डेज क्या क्या रहेगा। आने वाले मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, वो 2-3 महीने तक वो आचार संहिता चलेगी। तो आम जनता की परेशानियों को देखते हुए चेतन जी की को चाहिए कि उनकी पार्टी जल्दी जल्दी मंत्रियों को विभागों का वितरण करते हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कामकाज पे तो असर पड़ ही रहा है। प्रशासनिक फेरबदल भी होना है, अफसरों का अदला बदली भी होनी है, तो निश्चित रूप से भुगतेगी तो जनता ही। अब जहां तक आपने कहा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत तो मीना जी इस जिस शासन व्यवस्था में मैं ये कह सकता हूँ कि दिक्कत उस रूप में पार्टी के अंदर ही आ रही होगी। पार्टी को तय करना है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन हुआ, मंत्रिमंडल का चयन हुआ, वो किस स्तर से हो रहा है, केंद्रीय स्तर से हो रहा है। और अब जो समय लग रहा है तो उसमें भी एक आम जनमानस है और मीडिया के लोग, आप और हम लोग हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, चाहे चेतन जी इसको स्वीकार करें या न करें, ये तय बात है कि लिस्ट भी वहीं से आएगी, दिल्ली से, कि कौन विभाग कौन मंत्री संभालेगा। उसके पीछे जो मुझे लगता है और जो मेरी जानकारी भी है, एक बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। 8-10 लोगों की एक टीम है जो जिसने मंत्रिमंडल का भी चयन किया, मंत्रियों का चयन किया। वो ही टीम इस बात की एक्सरसाइज में लगी हुई है कौन मंत्री किस विभाग के लिए उपयुक्त होगा। अब मीना जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का मंत्रिमंडल और सरकार बनाई है और जिन नेताओं को पद दिए हैं, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी 10, 15, 20 साल का एक खाका लेकर सामने चल रही है। अब उसमें आप ये देखिए, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया, 1-1.5 साल भजन लाल जी की कार्यशैली देखी जाएगी। यदि वो सफल होते हैं या ऐसा पार्टी को लगता हो कि वो कहिए असफल हुए हैं, तो 2 डिप्टी सीएम तीनों प्रदेशों में बनाए हैं, उनका चयन इस रूप में किया है कि वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनको रिप्लेस कर ले। और राजस्थान के संदर्भ में मैं बता दूं आपको, कभी यदि मुख्यमंत्री का रिप्लेसमेंट भी हुआ तो दिया कुमारी को एक ताकतवर मंत्री के डिप्टी सीएम के रूप में यहाँ स्थापित किया जाएगा। उनको जो महत्वपूर्ण विभाग है वो उनके सुपुर्द किए जाएंगे, क्योंकि भविष्य के सीएम के रूप में उनको भी एक रखा जाएगा। क्योंकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब किसी नेता के भरोसे प्रदेशों में रहना नहीं चाहता। वो अलग अलग तरीके के, अलग अलग 2-3 इस तरीके के नेता तैयार कर रहा है कि वो आने वाले 15-20 साल ये जो है कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा, किसको बदला नहीं, जाएगा, बदला नहीं ये जाएगा। सब तो मैं ये चीज नहीं कह रहा। हाँ, मैं ये चीज नहीं कह रहा, मैं अपना क्यास लगा रहा हूँ। जो राजनीतिक या भाजपा की परिस्थितियों को मैं जितना समझता हूँ या देख रहा हूँ, या जिस रूप में उनके फैसले आ रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व के, उससे एक ये अंदाजा लगता है कि भविष्य में वो 3-4 इस तरीके के नेता, इस खेप के नेता तैयार रखना चाहते हैं कि कभी कभी मुख्यमंत्री का बदलाव भी करना उनको पड़े पार्टी को। हो सकता है, हम तो शुभकामनाएं देते हैं भजन लाल जी 15 साल चले, लेकिन जी जी राजनीतिक दल सोचेगा कि उसको लगता बिल्कुल होगा कि बिल्कुल। कहीं तो ना कहीं ये कयास पहले ही दिन से लगना, ये आकलन एनालिसिस पहले ही दिन से होना, और ये आप अकेले नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जिन्होंने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के साथ 2 डिप्टी सीएम में दिया कुमारी जैसे ही नाम आया, उसमें ये कयास और इस तरह की बातें होने लगी। कल ओम माथुर का जिस तरह से यहाँ पे जन्म दिवस पर बड़ी संख्या में नेताओं का तांता लगा, कहा जाने लगा कि इतना बड़ा भव्य जन्मदिन किसी मतलब आम नेता का तो नहीं मनाया जाता है, इसके क्या मायने हैं। बहरहाल जगदीश शर्मा जी, मुद्दा इस वक्त जो है वो ये है कि कैबिनेट के मंत्री कब अपना काम संभालेंगे, और जितनी जो देर हुई है, बीजेपी को कहना है स्वाभाविक है, लग जाती है, समय लगता है। आपको भी लगता है इसे जनता भी उतना ही स्वाभाविक मान रही होगी जितना बीजेपी मान रही है?
मीना जी ऐसा है, आप 2 दिन और जाइए। 5 तारीख को करणपुर में वोट पड़ जाएगा, उसके तुरंत बाद अनाउंस हो जाएंगे सारे। अभी तो आप करणपुर में ये कह सकते हैं ना कि वहां से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं टीटी साहब, वो टीटी साहब जो है खुद उम्मीदवार हैं और वो भी मंत्री हैं, लेकिन अभी तक इलेक्ट नहीं है। तो मंत्री किसके हैं ये अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि किसी को भी नहीं, कल को ये मामला लीगल जाए तो कि भाई हमने एक पोस्ट दी है, वो पोस्ट हम देने वाले थे आगे भी, लेकिन ये चुनाव हो जाए उसके बाद ही देंगे, उसके बाद ही विभाग का बंटवारा होगा। तो 5 तारीख को वोट पड़ जाएगा, उसके बाद विभाग घोषित कर देंगे। तो आपको बहुत ज्यादा अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 दिन में ये काम पूरा होने वाला है और बन जाएगा। जहां तक राजीव जी का जो सवाल है वो आपको ध्यान होगा, मैंने पूरा बताया था कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से चेंज हो रही है और किस तरीके से जो उसके प्रमुख स्टेट हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, इस तरीके से जो महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर की बीजेपी की सत्ता को ये मानकर चला जा रहा है कि अब हम इस ढंग से चुनाव लड़ेंगे कि इसको कोई हिला नहीं सकता, उसकी व्यापक तैयारी एक तरीके से हो रही है, जिसमें चीफ मिनिस्टरों का चुनाव करना, डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का चुनाव करना, ये सारा फेज वाइज काम चलेगा, चल रहा है। मैं ये मानता हूँ ये चालू हो गया है। डिपार्टमेंट का बंटवारा भी उसी ढंग से होगा, अभी तो टैक्टिकली जो है उसको रोका हुआ है 5 तारीख तक। तो ये जो काम हो रहा है इसमें बीजेपी ये मानती है कि अब हम अपनी सत्ता को जाने नहीं देंगे किसी भी राज्य से, जिन राज्यों में हम ये काम कर रहे हैं, और उसके लिए जितने प्रभावी कदम फ्यूचर प्लानिंग के साथ जितने प्रभावी कदम अभी से उठाने हैं वो अभी से ही उठाकर चलेंगे। ये राजीव जी का भी यही कहना है कि एक चीफ मिनिस्टर नहीं, आपके पास 5 चीफ मिनिस्टर हैसियत के आदमी, 5 चीफ मिनिस्टर हमेशा होने चाहिए, ताकि जो स्थितियां अभी गुजरी हैं इस चुनाव के बाद नेताओं का सेलेक्ट करने में, या बल्कि उससे पहले ही कि किसी का चेहरा नहीं देने की बात हुई थी चुनाव में, आपको ध्यान होगा, तो वो चेहरा नहीं दिया गया, वो भी उसी प्लानिंग के तहत ही बात हुई थी, उसी के तहत हुई। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो भले ही उसमें टाइम लग रहा है, थोड़ा थोड़ा अपोजिशन से लेकर कुछ लोगों को इरिटेशन भी हो रहा है कि अभी तक क्यों नहीं दिया, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है जो जरूरी काम है वो सारे निपटा रहे, खुद मुख्यमंत्री लगे हुए सारी मीटिंगें कर रहे हैं, तो वो अब 2 दिन बाद आपको सारे विभागों का सामना करना पड़ेगा। जी, तो ऐसे में चुनावी नतीजे आने से पहले अगर विभागों का बंटवारा हो जाएगा तो वो कितना सही होगा डॉक्टर चेतन राजपुरोहित? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी राजीव जी की बात भी सुन रहा था, जगदीश जी की बात भी सुन रहा था, मैं दोनों की बात से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी आगामी 15 साल 20 साल की कार्य योजना को लेकर के काम कर रही है, और क्यों कर रही है, एक आंकलन किया गया है, उस आंकलन में ये देखा गया है कि अगले 5 साल में कौन सेवानिवृत्त होने की स्थिति में होगा, अगले उससे अगले 5 साल में कौन होगा, उससे अगले 5 साल में कौन होगा, और उनका रिप्लेसमेंट क्या होगा। ये एक्सरसाइज हम लोग पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, और उसी की अकॉर्डिंग ये पूरी रणनीति जो बन रही है उसी के अकॉर्डिंग बन रही है, और उसी के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री, मंत्री, डिप्टी सीएम और संगठन दोनों में ये सिस्टम चल रहा है, खाली सरकार में नहीं चल रहा है, संगठन में भी हम लोग ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं कि आगामी 15 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। ये तो हुआ एक बिंदु। दूसरी बात, मंत्रिमंडल, फिर मैंने बिल्कुल कहता हूँ मंत्रिमंडल जल्दी ही आपके सामने विभाग के अनुसार आएगा, विभाग बंट जाएंगे, और विभाग बंटने में जब आप देखेंगे तब आप खुद ही कहेंगे। अब तो सवाल ये था मेरा डॉक्टर चेतन की चुनाव के नतीजे आने से पहले या चुनाव के नतीजे भी आने के बाद? हाँ, मैंने कहा चुनाव के नतीजे पहले भी आ सकती है, मंत्रिमंडल विभागों का बंटवारा पहले भी हो सकता है, क्योंकि माननीय अमित शाह और मोदी जी 3 दिन जयपुर प्रवास है उनका, DG-IG कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, 3 दिन प्रवास है। मीना जी, आप समझ सकते हो जब देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री उसी राजनीतिक दल के 3 दिन जयपुर प्रवास पे रहे, तो क्या संगठन,
क्या सरकार, क्या नेतृत्व, क्या काम में नहीं लगता है? काम में लगना पड़ता है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, पूरे देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और तो 3 दिन वहीं जयपुर में रहेंगे। तो आप तस्वीर का दोनों रुख देखिए, बीजेपी की लेट होने में कोई दिक्कत नहीं है। हम स्ट्रेटेजिकली हमारा चरणबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। हो सकता है जनता में गलत मैसेज जाए, कई लोग गलत कयास भी लगा सकते हैं, स्वतंत्र है, लेकिन हम हमारी नियत और हमारी नीति उस दोनों के अनुसार से काम कर रहे हैं। और स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, उद्देश्य केवल मात्र एक है, राजस्थान की जनता की सेवा करनी है। सेवा करने के लिए आए हैं, लूटने के लिए नहीं आए हैं। सेवा करने के लिए चुनाव जीतने का इंतजार नहीं किया जा सकता कि जनता हमारे को लगातार चुनेगी और हम लगातार अगले आगामी 20 साल तक राजस्थान की जनता की सेवा करें। उसी स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम कर रहे हैं और जनता हमारे को तभी चुनेगी जब हम जनता का काम करेंगे। डॉक्टर चेतन, ये बात आपको कहनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जो सत्ता में है उसका उद्देश्य, मकसद, ध्येय, धैर्य, सब कुछ जनता की सेवा तो संविधान में लिखित है। इसलिए आपको इस बात को बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको करना ही है, स्वतः ही है, आपकी कुर्सी में शामिल ही है। इसलिए प्लीज इस बात को आप अब दोहराएं नहीं, ये करना आपकी जिम्मेदारी है। इसको कितना बेहतर ढंग से आप करेंगे, ये सवाल है जिसका जवाब हर दिन जनता देखेगी। आपने कहा कि कुछ लोग भ्रमित हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उन कुछ लोगों की शंकाओं को आप दूर करें। और आपने जितना बेहतर ढंग से बताया कि भाई इस वक्त प्रधानमंत्री की जो यात्रा है राजस्थान में, गृह मंत्री की यात्रा है, पूरे देश की पुलिस मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी यहाँ पहुंच रही है। ऐसे में प्राथमिकता उस कार्यक्रम को सफल बनाना है, और साथ ही पार्टी का मकसद भी है कि तब तक जो है वो नतीजे आ जाए, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का क्या करना है ये भी पता चल जाए, उन्हें कौन सा विभाग देना है ये भी तय हो जाए, और उसके बाद कैबिनेट की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो फिर आपसे कोई पूछेगा नहीं ना तब तक, क्योंकि 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन ठीक है, अभी और 1 सप्ताह मान लेते हैं। बहरहाल करणवीर सिंह जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित ने साफ कहा है कि वो स्ट्रैटेजी के तहत, रणनीति के तहत, पार्टी के भविष्य की दीर्घकालीन योजनाएं बनाने के तहत इस कैबिनेट के फैसले में देर हो रही है। आप यहाँ पर देर होने की वजह बता सकते हैं करणवीर जी? एक नेता का चयन, विपक्ष के नेता का, आपको लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी है, सिर्फ एक नेता का चयन करना है विपक्ष के नेता का, वो क्यों देर हो रही है वहां पर? मीना जी, विपक्ष के अंदर कांग्रेस है, आप निश्चिंत रहिए, चेहरा चुने हुए विधायकों में से कोई भी हो सकता है। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे, हमारे साथी कह रहे थे कि रिजल्ट आएगा। मुझे तो आप ये बताइए कि राजस्थान को चलाने आए हैं या कोई कॉर्पोरेट या कोई इन्होंने कोई लाभ अर्जित करने वाली कोई फर्म खोल रखी है? भारतीय जनता पार्टी अपना हित देखने के लिए राजस्थान की जनता को क्यों सफर करा रही है? इनको 2015 साल के अंदर कैसे सरकार चलानी है, 10-20 साल तक इनका मुख्यमंत्री बना रहे, ये अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता का अहित क्यों कर रहे हैं? राजस्थान की जनता को इससे क्या लेना देना है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक कितने साल रहेगा, मुख्यमंत्री कौन रहेगा, क्या रहेगा? उन्होंने मैंडेट दिया है। क्या इस तरह की चुनावी घोषणाओं में ये कहते थे कि हम चुनाव जीतने के बाद 1 महीने तक ये प्रैक्टिस करेंगे कि हम हमारे स्ट्रेटेजी 30 साल तक, आने वाले 30 सालों में कैसी रहे, 25 सालों में कैसी रहे, हमारे विधायक आने वाले, हमारी सरकार दूसरी बार तीसरी बार रिपीट कैसे हो? इनका ध्येय ये होना चाहिए कि राजस्थान की जनता को अगले दिन से ही, जिस दिन से ही चुन के आए हैं, इनका धर्म और इनका लोकतंत्र भी यही कहता है कि जिस दिन से आप चुन के आए हो आपको उसी दिन से जनता की सेवा करनी चाहिए। लोकतंत्र का इन्होंने माखौल उड़ाया है। जो चुने हुए विधायक है वो केवल दर्शक बन के बैठे हैं। दिल्ली से कोई डायरेक्शन आता है वो रिएक्ट करते हैं, दिल्ली से मुख्यमंत्री का नाम आता है वो रिएक्ट करते हैं, विभाग दिल्ली तय करेगा। तो जब चलाना ही दिल्ली को है तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ना। क्यों इन विधायकों को चुन के और क्यों इन विधायकों को भुगतान करे राजस्थान की जनता? क्यों ये विधायक की सैलरी ले? कुछ तो इनका भी मोरल ड्यूटी बनती होगी। शायद इस तरह की बात यहां बैठ के खुद ओपनली स्वीकार रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 25 सालों की प्रैक्टिस कर रही है। राजस्थान की जनता को कैसे समृद्ध बना सकते हैं, राजस्थान की जनता के हितों का कैसे ध्यान रख सकते हैं 25 सालों तक, ये तय कीजिए चेतन राजपुरोहित जी। यहां बैठ के आप ये तय मत कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 15-20 सालों तक कैसे राज करेगी। राज कराना और नहीं कराना वो जनता के ऊपर निर्भर करता है।
ये आपका ध्येय ये होना चाहिए कि राजस्थान की जनता के अंदर राजस्थानी जनता की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। अभी आप ये खुद बताइए मुझे, जो आपने 12-13 रुपए डीजल पे पेट्रोल पे कम करने का आपने वादा किया था, क्या वो उसको आप कब लागू कर रहे हैं ये बताइए। आप ये बताइए कि जो बिजली के बिल में राहत देने वाले थे वो कब दे रहे हैं ये बताइए। साथ ही जो 50 रुपए आपने कम किए हैं उज्ज्वला गैस योजनाओं पे, वो पूरे राजस्थानी जनता को पूरे 5,27,000 करोड़ 5,27,00,000 मतदाताओं को कब दे रहे हैं। इस तरह की बात कीजिए ना आप। भारतीय जनता पार्टी की बिल्डिंग ना करके राजस्थान को बिल्डअप करने की बात कीजिए। ध्येय ये होना चाहिए आपका। करणवीर जी, आपने तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ सवाल कर दिए मेरी तरफ से डॉक्टर चेतन राजपुरोहित को। अब मुद्दा ये कि मुझे इतने सारे सवाल एक ही दिन में नहीं करने हैं, क्योंकि मुझे कल भी शो करना है, परसों भी करना है, तो कुछ बचा के भी मीना जी चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी को 30 दिन हो गए आज। सुनिए तो करणवीर जी, जी अब जी। सवाल जो मेरा था, क्योंकि यहाँ सवाल पूछने का काम तो मेरा है, तो मेरा सवाल आपसे ये था कि आपके यहाँ नेता प्रतिपक्ष का नाम तय होने में समय लगने का कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी का पर्सपेक्टिव क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सोच क्या है, समझ क्या है? दिल्ली है, जयपुर है, दोनों के बीच में है, कहाँ है? प्लीज इसका जवाब दीजिए ना। जीते हुए 70 विधायक तय करेंगे। साथ ही पार्टी का जो हमारा संगठन है वो एक प्रस्ताव के अंदर पारित करेगा नाम, और जिस दिन भी विधायक सत्र आहूत होगा उसी दिन आपको नाम तय हो जाएगा। अगर विपक्ष का काम होता, प्रतिपक्ष नेता का काम होता सरकार को चलाना, तो हम 4 तारीख को ही अनाउंस कर देते कि प्रतिपक्ष नेता कौन है। अगर ये जिम्मेदारी लोकतंत्र में होती कि मुख्यमंत्री अगर जीती हुई पार्टी का डिसाइड नहीं होता है तो जो प्रतिपक्ष की पार्टी है वो अगर सरकार चलाएगी, तो मीना जी बेशक आपका सवाल वाजिब था कि उसी दिन नाम तय हो दिया जाता। उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मैं लेता कि वो अब तक नाम क्यों लेट हो रहा है, वो क्यों तय नहीं हुआ। अगर लोकतंत्र वाजिब है या नहीं है, उसका अकाउंटेबिलिटी कहीं और है, उसकी आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। मेरा सवाल आपसे जो है उसका आपके पास जवाब नहीं है, वो मुझे समझ में आता है। मीना जी, मैंने आपको स्पष्ट कहा, जिस दिन विधानसभा का सत्र आहूत होगा, मीना जी, जिस 11वीं कक्षा के विद्यार्थी को आप बता रहे हैं कि विपक्ष के नेता का काम क्या होता है। हमारी जनता जो आपको सुन रही है वो आपसे जानना ये चाहती है कि पार्टी के भीतर चल क्या रहा है। आप ये बता रहे विपक्ष के नेता का काम सरकार चलाना नहीं होता है, तो ये तो आजकल 6ठी क्लास में बता दिया जाता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुद्दा ये है कि जैसे कैबिनेट बनने में देर हो रही है और उसके लिए सवाल बीजेपी से किया जा रहा है, वैसे ही विपक्ष के नेता के नाम में देर हो रही है और उसके लिए सवाल कांग्रेस से किया जा रहा है। दोनों तरफ ही पेंच है। आप अपनी स्थिति बताइए, वो अपनी स्थिति बताएंगे। आपकी यहाँ स्थिति क्या है ये बताइए। दिल्ली से तय होगा, जयपुर से होगा, कब तक होगा, या फिर आपने जो बता दिया उसी को मान लें, उस बात को मैडम डोटासरा जी ने आप शायद आपको उनका बयान सुना नहीं सुना, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी है उन्होंने स्पष्ट कहा है जो जीते हुए विधायक है उनकी बैठक होगी, और जो 19 जनवरी को अगर सत्र आहूत होता है या विधानसभा चालू होती है उससे एक दिन पहले तय कर लिया जाएगा। राजीव जैन जी, विपक्ष के नेता का काम विधानसभा शुरू होने से पहले ही सामने आएगा। ये कितना तार्किक है, ये कितना लॉजिकल है, ये कितना सही है, और कांग्रेस की रणनीति इससे कितनी मतलब खुलकर सामने आती है कि वहां पर भी कितना आज भी विपक्ष में आने के बाद भी सत्ता में रहते हुए भी परेशानी थी इंटरनल। आपका ऑडियो ऑन करिए राजीव जी प्लीज। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी जी हाँ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्रतिपक्ष के नेता बहुत महत्वपूर्ण वो जिम्मेदारी निभाता है लोकतंत्र में। जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता करमवीर जी बता रहे थे कि वो विधानसभा सत्र 19 जनवरी उस दिन से हो जाएगा, उस दिन से महत्व नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता का महत्व तो आज भी है, वो कहीं किसी रूप में संघर्ष के रूप में अपने पार्टी के लोगों को, विधायकों को, या ये सरकार की कुछ नाकामियां हो उनको उजागर करने के लिए प्रेरित करने का काम तो प्रतिपक्ष का नेता करेगा, चाहे वो सदन चल रहा हो या सदन के बाहर भी वो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता होता है। तो जो सरकार पे, जो लोकतंत्र में जिसको कहते हैं ना एक दबाव बनाने वाली चीज सत्ता पक्ष पर, तो वो प्रतिपक्ष का नेता वो अच्छी तरह कर सकता है।
लेकिन मीना जी मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी का जो इन्होंने, इनके विधायक दल ने तो आला कमान पे छोड़ दिया था फैसला। जो 5 तारीख को बैठक हुई थी विधायक दल की, उसने आला कमान को एक लाइन का प्रस्ताव दे दिया था कि वो जो तय करेंगे वो नेता होगा। लेकिन इनका आला कमान आजकल क्या है कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है कि कैसे इंडिया गठबंधन और ये हो। मैं आपको एक रोचक जानकारी देता हूँ कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। मेरी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता और 2-3 नेताओं से बातचीत हो रही थी। मेरे को वो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ही बात कर रहे थे कि हमारे आला कमान से इस तरीके की बैठ के हो रही है कि हमने बहुत बड़ा टारगेट रखा है राजस्थान के लिए। मैंने कहा भाई इतना बड़ा कैसा कौन सा टारगेट रख लिया कि 25 में से हम 4-5 सीटें जीत जाए। ये मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा टारगेट है कि 4 या 5 सीटें आप जीत जाओगे। तो उन्होंने कहा हमें तो उम्मीद 2 सीटों की है, तो 4 भी जीत जाएंगे तो हमारे लिए तो बड़ा टारगेट है। तो कांग्रेस की स्थिति तो अभी ये हो रही है कि वो लोकसभा के जो उनका आलाकमान है वो सोच रहा है, प्रदेश के नेताओं से चर्चा कर रहा है कि अपन कितनी सीटें राजस्थान से जीत सकते हैं। तो राज्य के नेताओं ने तो उन्हें बताया था हम 4 से 5 सीटें जीतने में पूरी ताकत लगा देंगे। तो ये स्थिति तो प्रतिपक्ष की है। तो प्रतिपक्ष का नेता जो बनेगा वो ठीक है, अच्छी बात है, वो होना चाहिए और दमदार हो, सत्ता पक्ष पे अंकुश लगाए रखे, जनता की जो समस्याएं उनको बहुत ज्यादा उजागर करे और मजबूर कर दे उसको, सत्ता पक्ष को जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए। लेकिन वो एक अलग चीज है। लेकिन जो चीजें चल रही है राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में, तो आप देखिए विभागों का वितरण नहीं होना, ये भी एक बड़ी मतलब समस्या ही है जनता के लिए। आज किसी विभाग का कोई काम है, किसी व्यक्ति को है, किसी विधायक को ही है, तो वो किससे जाके बात करेगा? मुख्यमंत्री के पास इतना समय भी नहीं होता, वो बहुत से कामों में व्यस्त रहते हैं। अभी जैसे चेतन जी बता रहे थे 5 से 7 तारीख तक प्रधानमंत्री गृह मंत्री यहाँ रहेंगे, तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से वहां व्यस्त रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। और विभागों के मंत्री होते तो आम जन की समस्याएं या प्रशासनिक कामकाज वो मंत्री संभाल लेते। लेकिन खैर जब भी होगा इनका होगा। अब जो इनकी प्रक्रिया चल रही है, पार्टी की स्ट्रेटजी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भाजपा ही उस चीजों को संभालेगी। लेकिन जहां तक आपने विपक्ष की, प्रतिपक्ष के नेता की सवाल उठाया, लेकिन वो भी एक निश्चित तौर पर तय समय से पहले वो सामने होना चाहिए जनता के, और इनकी पार्टी के विधायकों के भी सामने होना चाहिए। क्योंकि विधायक का पूरा नेतृत्व तो वो ही करेगा जो प्रतिपक्ष का नेता होगा, प्रदेश अध्यक्ष तो करेंगे नहीं, वो तो संगठन के वो है। तो निश्चित तौर पे ये पद भी जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए। जी मीना। बिल्कुल, तो कैबिनेट भी जल्दी आनी चाहिए और विपक्ष के नेता का नाम भी आ जाना चाहिए। 1 महीने का समय जो लग रहा है वो दरअसल सही तो दोनों के लिए ही नहीं है किसी भी सूरत में, लेकिन उसके बाद भी लग रहा है। तो जगदीश शर्मा जी, क्या बीजेपी ने देर आए दुरुस्त आए की कहावत को ज्यादा अच्छे से ग्रहण कर लिया है, समझ लिया है, और उसी के दम पर उसी को ठीक से एग्जीक्यूट करके, जैसे मुख्यमंत्री का नाम आया तो कोई चू नहीं बोला, कोई रिएक्शन नहीं आया, फिर कैबिनेट का नाम आया तो सारी तरफ चारों तरफ सन्नाटा, वैसे ही अब नामों में मंत्रालयों के नाम आए तो जिसको जो मिला है उसी की पूजा करे शांति से, बस इसलिए ये देर हो रही है क्या? देखो, आप तो जो बात बोल रही है मीना जी, वो एटोक्रेसी में होता है। ऑटोक्रेसी में क्या है कि जो कुछ भी ऊपर से कहा जाएगा वही होगा बस। ऑटोक्रेसी में जो है डेमोक्रेसी नहीं होती है। ऑटोक्रेसी में एक पक्षीय निर्णय होते हैं और वो ऊपर से जो कुछ कह दिया जाएगा उसको आपको बस केवल सहर्ष स्वीकार करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर इम्प्लीमेंटेशन में भी कोई थोड़ी बहुत गलती हुई है तो वहां से चेंज कर दिया जाएगा, जिसकी कि अपन चर्चा भी कर चुके हैं। तो ये ऑटोक्रेसी में का तरीका आप जो बता रही है उसमें तो ऑटोक्रेसी बनती है। क्या हम ऑटोक्रेसी की जिंदगी में जी रहे हैं? क्या हम ऐसे सरकार के बीच में काम कर रहे हैं जहां पर की ऑटोक्रेसी हो? कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं, कोई किसी को सुनने वाला नहीं, एक जगह से ऑर्डर आएंगे और वो आपको बस केवल इम्प्लीमेंट करने हैं। तो अगर ऐसी बात है तो राजस्थान किस दिशा में बढ़ रहा है? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अगले 20 साल को लेकर प्लानिंग कर रही है, दूसरी तरफ हाल ये है कि एक आदमी करने वाला है ऊपर कोई, और नीचे बस केवल उसको सुनने वाले और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड या बहुत ही खतरनाक जो चीजें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। तो हमको इनसे सावधान होने की जरूरत है, और इसीलिए ये माना जाता है कि सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन को
तुरंत चुना जाना चाहिए। जितना भारतीय जनता पार्टी टाइम ले रही है, उतना ही कांग्रेस पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने में ले रही है। इसलिए उनको ये बोलने का अब अधिकार नहीं है कि मंत्रिमंडल के विभाग क्यों नहीं बटे। उनको तो फिर भी 20, 25, 30 लोगों को विभाग देने हैं, लेकिन इनको तो एक ही लीडर चुनना है बस, केवल ज्यादा से ज्यादा 2 डिप्टी लीडर और साथ में एक जो है सचेतक चुना जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो 3 लोग चुनने में इतना टाइम कैसे लग रहा है, ये सोचने की बात है। यही कांग्रेस पार्टी है जो कि इस मुद्दे को उठा सकती है कि ये हो क्या रहा है राजस्थान में। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन किस तरीके का हुआ है, लोग किस तरीके का सत्ता परिवर्तन माने, ये डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है या कोई और स्वरूप है इसका, कोई आध्यात्मिक स्वरूप है, जैसे कि अभी आजकल तो माहौल बस केवल एक ही चल रहा है, तो उस तरह का कोई स्वरूप हो। खड़ाऊ लेकर बैठ जाते हैं भरत जो है और उससे शासन चलता है। रामचंद्र जी अपने जंगल जंगल घूम रहे हैं। तो अभी समझ में नहीं आ रही ये चीजें कैसे चल रही। मैं आपको सही वो जो बताता हूँ, रामचंद्र जी वाली बात है वो हमारे लोकतांत्रिक भारत में भी हमने देखी है। करिश्माई नेतृत्व के नाम पर जब अपने नेता के पीछे लोग पागल होते हैं, अपने नेता के पीछे लोग जो कहा जाता है उसे सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। हमने ये जयललिता का दक्षिण में भी ग्लैमर, चार्म, करिश्माई नेतृत्व देखा है, देश में इंदिरा गांधी का भी देखा है, तो और बीजेपी में भी हमने अटल बिहारी वाजपेयी का देखा और आज नरेंद्र मोदी का दौर भी देख रहे हैं। ये कोई दो राय नहीं है इसमें कि जब शासक किसी पार्टी का मुखिया या किसी सरकार का शासक, और अगर वो दोनों एक ही व्यक्ति में समा जाए, जो आज की तारीख में भले ही कहने को जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हम सब जानते हैं मुद्दा ये है कि जब आपका मुखिया, वो चाहे मुखिया परिवार का हो, किसी संगठन का हो, किसी कॉर्पोरेट का हो या कहीं और, मुखिया जब लिबरल होता है, मुखिया जब आपको सहजता से सुनता है, आपकी बातों पर गौर करता है, तो उसकी सहजता को ग्रांटेड लिया जाता है। और जब ग्रांटेड मुखिया को लिया जाता है तो पार्टी का डिसिप्लिन कहीं ना कहीं खत्म होता है। नरेंद्र मोदी ने संगठन और सरकार दोनों के अनुभव के बाद उस ग्रांटेड अपने नेता को लेने वाली स्थिति को पूरी तरह से दरकिनार किया है। एट द सेम टाइम नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा जब देश की राजनीति में उनके योगदान को, तो नई लीडरशिप तैयार करने के लिए। मैंने ये पहले भी 2-3 बार हमारे कार्यक्रमों के दौरान इस बात को रखा है। जिस तरह से राजस्थान में एक पूरी की पूरी नई लीडरशिप तैयार हो रही है, लोगों को लग रहा था कि पुराने नेताओं को, करिश्माई नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं दी जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन चुनाव भी हुआ, नतीजे भी आए, कैबिनेट भी बनी, मुख्यमंत्री भी बने, पुराने नेता बाहर हो गए, नई लीडरशिप को तैयार भी कर दिया गया। लेकिन ऐसे में जो आपने जगदीश शर्मा जी ने इशारा जिस तरफ किया है, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, आज की तारीख में सवाल ये है कि हम लोकतांत्रिक बीजेपी को देख रहे हैं या फिर उस बीजेपी को देख रहे हैं जहां आदेश ऊपर से निकलता है और नीचे सब उसे स्वीकार करते हैं। आप प्रश्न नहीं पूछते ना तो भी मैं जगदीश जी की बात का जवाब देना चाहता था। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा था राजस्थान में 2018 में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे थे, जयपुर दिल्ली रोड पर लोग गाड़ियां जला रहे थे। पहली बार ऑटोक्रेसी वहां पर होती है जहां एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाता है और आला कमान कहेगा वो हमें मंजूर है, वो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता मिलजुल करके फैसला लेते हैं और सबकी चिंता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही तो विशेषता है कि हर नेता कार्यकर्ता की चिंता करता है, कार्यकर्ता की देखभाल करता है, कार्यकर्ता को संभालता है। इसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे हमारे सीपी जोशी जी हो प्रदेश अध्यक्ष जी, हर कार्यकर्ता की चिंता करते हैं। इसको ऑटोक्रेसी नहीं कहते, इसको डेमोक्रेसी का शुद्ध रूप कह सकता हूँ। शुद्ध रूप से सबसे मिलजुल करके पूछ करके निर्णय लिया जाता है। दूसरी बात मैं आता हूँ, हमारे कांग्रेस के मित्र भी वो कह रहे थे, अगर कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष डिक्लेयर हो जाता तो राजस्थान के अंदर 3 कांग्रेस होती, कांग्रेस ए, कांग्रेस एस और कांग्रेस जी।
आप लिख के जल्दी से याद रखिए मेरी बात को। 3 कैटेगरी की कांग्रेस होती है, अगर नेता प्रतिपक्ष ये डिक्लेयर कर देते, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इनको ये चिंता सता रही है। जैसे किसी जमाने कांग्रेस अर्थ आई थी, किसी जमाने में एनसीपी आई, तो यहाँ भी यही है, कांग्रेस ए, कांग्रेस एस और कांग्रेस जी, इन तीनों की कांग्रेस की नहीं बन जाए, इसी अधेड़ बुन में उलझे हुए हैं। और उसी अधेड़ बुन के कारण से 5 साल इन्होंने राजस्थान की जनता के खराब किए थे। राजस्थान की जनता ने इनको संन्यास दे दिया, और संन्यास देने के बाद में आने वाले लोकसभा चुनाव में आप बात कर रहे थे 2 सीटों की या 3 सीटों की, खाता नहीं खुलेगा राजस्थान में। और खाता छोड़िए आप, 3-3 लाख 4-4 लाख वोटों से कांग्रेस के कैंडिडेट हारने वाले हैं। मैं कोई बड़बोलापन नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। जो रावण की भाषा बोल रहे हैं आप। जो माहौल पूरे भारत में बना है, इस कांग्रेस के खिलाफ बना है। मैं बीजेपी के बारे में नहीं, ये कांग्रेस के पतन की कहानी लिख रहे हैं जनता। क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से राजस्थान में 5 साल शासन किया है, जिस प्रकार से लूटने का काम किया है, जिस प्रकार से अंतर्द्वंद में ये लोग आपस में लड़ते रहे हैं 5 साल, तो राजस्थान की जनता ये सोचती है दिल्ली में अगर इनको सरकार मिल गई तो क्या करेंगे। जो राजस्थान में सरकार नहीं चला भाई, कभी मान्य सर जाते हैं, कभी 25 सितंबर की घटना होती है, कभी कोई किसी को दिवालिया कहता है, कभी कोई किसी को गद्दार कहता है, कभी कोई किसी को आवारा निकम्मा कहता है। ऐसे पार्टी के नेता से जनता क्या उम्मीद करेगी जो अपने डिप्टी सीएम को आवारा कहता है, निकम्मा कहता है। कभी सुना जगदीश जी आपने दुनिया में कहीं, किसी भारतीय जनता पार्टी में कभी आपने कहीं सुना? ऐसा केवल कांग्रेस में संभव है। और इसीलिए कांग्रेस आज बिल्कुल मैं कहता हूँ अप्रासंगिक हो गई है। कल इनके आप आम आदमी पार्टी के नेता का एक भाषण सुन रहा था मैं पंजाब के अंदर, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कांग्रेस के बारे में, एक थी कांग्रेस। क्यों बोल रहे हैं इनके बारे में ऐसा? इसीलिए ये लोग 400 से 40 पर आ गए, क्योंकि जनता का ध्यान नहीं रखा। और जनता का ध्यान अगर ये रखते तो 400 से 40 ये कभी नहीं आते, ये ठीक से चलते। डॉक्टर चेतन, आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को इस देश की जनता ने अस्वीकार कर दिया है, इसलिए एक थी कांग्रेस भी नहीं होगा, ये भी आप मान लीजिए। भले ही मैंने नहीं कहा, आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है। नहीं किसी कल ने भी कहा है, कहा, कल पंजाब में कहा है। कांग्रेस मुक्त भारत तो आपने कहा था ना? हाँ हमने कहा था, बिल्कुल कहा था हमने। हाँ, तो बिल्कुल ना कहा तो था। कांग्रेस मुक्त भारत आप देख पाएंगे, आपका विपक्ष ज्यादा मजबूती से आया है, कांग्रेस आपके विपक्ष में है प्रदेश में। लेकिन जो बात आपने कही है कांग्रेस पार्टी को लेकर प्रदेश में जो स्थिति है, 2 सवाल उठते हैं उससे। एक तो ये कि क्या वाकई में विपक्ष का नेता चुनने में कांग्रेस के प्रदेश के 3 नेताओं का, जिनका आपने जिक्र किया, उनकी चलेगी या आला कमान तय करेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या वाकई में कांग्रेस ए और कांग्रेस एस के बाद कांग्रेस जी वाली स्थिति आप महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो राजीव जैन जी, क्या वाकई में गोविंद सिंह डोटासरा ने, उसके बाद करणवीर जी आपके पास आऊंगी, गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छाया में रहते हुए भी क्या अपना कद ऐसा बना लिया कि आज बीजेपी जो बात कर रही है उस बात की जगह बन रही है? देखिए मीना जी, पहले तो मैं अभी चेतन जी जिस तरीके से कह रहे थे कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया तब बीजेपी आई, जबकि बीजेपी के लोग ये कहते हैं चेतन जी कि भाजपा की नीतियों से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से आप लोग आए हो। क्या आप नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से नहीं आए, या कांग्रेस के गलत नीतियों से ही आए सत्ता में? पहले तो एक ये क्लियर करना। वैसे अदरवाइज नहीं लेना है, तो मोदी जी के चेहरे पे ही आप लोग जीते हो। कोई कांग्रेस की कमियां खामियां आपने गिना के वो चुनाव नहीं जीत पाए। आप मीना जी, जैसे कि आप कह रही थी कि गोविंद सिंह डोटासरा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पाए, ये भी बात एक सही है कि वो इस तरीके का नहीं बना पाए कि वो सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे, या उनका कद इतना बड़ा होना चाहिए था कि वो, अब जैसे प्रतिपक्ष के नेता का ही जिक्र आ रहा है, तो गोविंद सिंह डोटासरा भी दावेदार माने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब 2 वर्गों के बीच में ही प्रतिपक्ष का नेता तय करने का उनका मानस है, या तो वो जाट वर्ग से लेंगे या एसटी वर्ग से लेंगे, जो आदिवासी इलाके थे। तो उस बीच में जाट वर्ग से लेते हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, कुछ इस तरीके के नाम हैं, और आदिवासियों में महेंद्रजीत सिंह मालवीय और इस तरीके के हैं। तो ये तो पार्टी को उनको तय करना है कि उनका प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, लेकिन जो उसमें कशमकश चल रही है वो
जाट वर्सेज आदिवासी के रूप उसमें चल रही है। अब इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और जिनके ही मतलब उसके उनकी छाया में ही गोविंद सिंह डोटासरा ज्यादा पनपे, तो जो जगदीश जी भी अच्छी तरह जानते होंगे और मैं भी खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि अशोक गहलोत किस तरीके की राजनीति करते हैं। तो वो क्या गोविंद सिंह डोटासरा को बनने देंगे अशोक या नहीं गहलोत जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं उसमें तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जमानत जब्त नहीं करा पाता चुनावों में, लेकिन डोटासरा ने तो अपनी जीत दर्ज की है और अच्छी जीत दर्ज की है। इसलिए मैंने पूछा आपसे कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा दूसरे अध्यक्षों की तुलना में अपना अस्तित्व बनाए रखने में ज्यादा सफल हुए हैं? नहीं, अस्तित्व देखो एक ये चांस की बात है। जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जीते उसमें मैं जो रोल देखता हूँ उसमें बीजेपी के ही एक गुट का, अब वो उस गुट का नाम भी मैं ले देता हूँ, वसुंधरा राजे गुट ने इस पूरी बेल्ट में बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो जीतने की स्थिति में थे। गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ सुभाष मेहरिया चुनाव लड़ रहे थे, वो जीतने की स्थिति में थे, लेकिन एक माहौल इस तरीके का बनाया गया एक गुट विशेष की तरफ से बीजेपी के गुट ने कि उस बेल्ट में जाट समुदाय में ये बात फैला दी कि इनको बीजेपी को कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को डिफीट करना है। तो उस वजह से उस बेल्ट के कुछ सीटें जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा की भी सीट है, ये चांस की बात है, कुछ सीटों पे असर होता है कुछ पे नहीं होता, लेकिन जिन सीटों पे असर हुआ जैसे राजेंद्र राठौड़ हारे, सतीश पूनिया हारे, सीकर जिले में ज्यादातर सीटें बीजेपी हारी, वो एक गुट बीजेपी के एक गुट विशेष के कारण वो सीटें सब हारी। तो गोविंद सिंह डोटासरा की जीत है, जीत तो जीत है, खैर वो किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन हम लोग जो एनालिसिस करते हैं कि चुनावी हार जीत का जो रिजल्ट आया उसके बाद का, उसमें ये साफ जाहिर होता है कि गोविंद सिंह डोटासरा की जीत कोई उनके अपनी वजूद की वजह से या कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं हुई, वो बीजेपी के एक इंटरनली सपोर्ट उनको मिला, उससे वो जीत गए, जो कि उस बेल्ट की कोई 15-20 सीटों पर और जयपुर की सीटों में भी काफी इस तरीके की एक्सरसाइज हुई थी दूसरे गुट की तरफ से, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली, वहां सफलता मिल गई। तो उस वजह से गोविंद सिंह डोटासरा जीत कर आ गए एक लगातार तीसरी चौथी बार, तो वो एक अलग बात है। तो लोकतंत्र में जो जीता है वही सबसे बड़ी बात है, उसी की जीत मानी जाएगी कि वो अपने कद से जीता है या क्या जीता है, दूसरे गुट ने भीतरघात किया या नहीं किया, ये पार्टी अपने अंदरूनी रूप में भाजपा पूरी एक्सरसाइज कर रही है। इस वक्त ये सब चीजें चल रही है। आपने मंत्रिमंडल का जो गठन देखा, चयन देखा, उसमें उसके बाद जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ वो दूसरे गुट को एक संदेश देने के लिए था कि पार्टी के संगठन से बड़ा कोई नहीं है, हम पहली बार वाले फर्स्ट टाइमर एमएलए को भी मंत्री मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और मेरा तो ये भी मानना है कि यदि पार्टी में ज्यादा ही दूसरा गुट कुछ हावी करता या कुछ बगावत सी भी दिखाता तो आप ये मान के चलिए चुनाव हारे हुए नेता को भी वो मुख्यमंत्री बना सकते थे। उनके पास एक दाव ये भी था क्योंकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व 3 या 4 फार्मूलों पे चल रहा था कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री के उस चीज पे मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो हो सकता था कि उनका यहाँ था एक तरीका ये था कि राजस्थान में जाट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पहले ये था यदि सतीश पूनिया जीतते तो आप निश्चित मानिए कि वो मुख्यमंत्री होते, उस उनके द्वारा ये संदेश देने की कोशिश की जाती हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जाटों को कि देखो हमने ही मुख्यमंत्री जाट समुदाय से बनाया। तो सतीश पूनिया एक पहली चॉइस थी, लेकिन बाई चांस वो चुनाव हार गए, उनको हरवाया गया चुनाव, तो फिर दूसरे फार्मूले पर तय किया गया कि दूसरे गुट को किस तरीके से सबक संदेश दिया जाए कि देखो हमारे कुछ भी नहीं हो, तो इसीलिए फर्स्ट टाइमर को मुख्यमंत्री बनाया। यदि दूसरा गुट और ज्यादा बगावत करता तो आप ये मान के चलिए निश्चित तौर पे हारे हुए नेता को मुख्यमंत्री बना देते। जी मीना जी, वो कुछ ज्यादा तो नहीं कह गया? जी बिल्कुल बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन करणवीर सिंह जी बड़ा मुस्कुरा रहे। करणवीर जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित के आरोपों में आप कम से कम इससे तो बच गए, विपक्ष के बीजेपी के आरोपों में कि आपके यहाँ जो विपक्ष का नेता है वो केंद्र द्वारा तय किया जाएगा। उन्होंने कहा 3 गुटों में बंटा हुआ है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा। तो इस आरोप में आप इससे तो बच गए कि अब आपका दिल्ली तय करेगा। वैसे भी आपका दिल्ली तुलनात्मक रूप से कमजोर है,
इसीलिए अशोक गहलोत जी ने जैसे चाहा वैसे सरकार चलाई। अब भी क्या वो विपक्ष के नेता में भी हावी होंगे, भारी पड़ेंगे करणवीर जी? मीना जी, अशोक गहलोत जी ने जनहितैषी सरकार चलाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में विधायक दल का नेता कांग्रेस ही तय करेगी और चुने हुए विधायकों की राय से ही तय होगा। और 18 जनवरी को 18 जनवरी को बैठक है, 19 जनवरी को आपको सामने नाम आ जाएगा। तीसरी बात, अभी मेरे साथी कह रहे थे चेतन जी कि कांग्रेस के अंदर ये गठ है, वो गठ, आपने राजीव वो जी की गुट है। बात नहीं सुनी करणवीर जी, राजीव जी की बात नहीं सुनी पहले आपने। मैं एक बार आप जरूर चेतन जी का जवाब दे देता हूं, फिर राजीव जी पे आता हूं। नहीं मैडम, एक बार चेतन जी का बहुत जरूर। आप उस पर गौर करें और आप ये कहें कि हम पार्टी को इस बात से परिचित भी कराएंगे कि भाई विपक्ष के नेता का जितनी जल्दी नाम तय हो उतना अच्छा है। आप कम से कम विपक्ष का नेता ये सवाल पूछ सकता है कि भाई हो क्या रहा है, कैबिनेट के मंत्री क्या कर रहे हैं, उनको मंत्रालय क्यों नहीं दिए जा रहे? मैडम 24 राजस्थान की आवाज पहुंच जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने यहां से आह्वान किया है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सुनेगी। मैं चेतन पुरोहित जी की बात का जवाब दे रहा हूं। इनके यहां देरी होने का एक कारण और है। जिस तरह से कर्नाटक के विधायक बसंत गौड़ा जी ने खुले स्पष्ट रूप से धमकी दी थी भारतीय जनता पार्टी को कि 40,000 करोड़ का कोरोना के अंदर जो घोटाला किया उन्होंने, वो घोटाला उजागर कर दूंगा अगर मुझे पार्टी से इधर से उधर करने की कोशिश की। इसी तरह का दाव केंद्र भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी खेल रखा है कि, और जो चुने हुए मंत्री उन्होंने भी खेल रखा है कि जो मनचाहा इनका डिपार्टमेंट है वो नहीं मिला तो हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। और इसी तरह का फैक्टर इसी पर हमें भी बताइए ना और उस तरह का, हाँ मैडम बता रहा हूं। और उस तरह का फैक्टर जो ये भूल रहे हैं, जो महारानी फैक्टर है ना, उसको आप इतने हल्के में मत लीजिए। आप बार बार 25 सितंबर की याद दिलाते हैं, मैं आपको 18 दिसंबर की याद दिलाता हूं। राहुल कसवा और राठौड़ साहब की जो बयानबाजी हुई थी, शायद आप उससे परिचित नहीं है। जो सिंहासन आपका ताज, और जो सिंहासन आपका जो बन के आया ना, उसकी एक कील राहुल कसवा और एक कील राजेंद्र राठौड़ ने निकाल ली है। तो आप थोड़ा संभल के रहिए, आने वाले समय में उसका डगमगाना निश्चित है। उसका डगमगाना निश्चित है, क्योंकि ये असंतोष इस देरी का। तो 5 साल मैडम एक मिनट, मैडम मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। आपने समय बहुत गंवा चुके हैं। और राहुल कसवा का क्या होगा अभी भविष्य के गर्भ में? दोनों ने जिस तरह एक दूसरे के लिए जमीन, इन्होंने इतने फैक्टर की बात की, मैं तो स्थिति पे आ रहा हूं, वास्तविक स्थिति पे। आप मेरी बात तो सुनिए पूरी। इन्होंने महारानी फैक्टर को ये भूल गए। उसके बाद जो असंतोष, जिस तरह से ये देरी हो रही है, वो स्पष्ट दिखाता है कि वो चाहे मंत्रिमंडल का बंटवारा हो या फिर जो विभागों का बंटवारा है, उसके अंदर भी किरोड़ी लाल मीणा जी को उनका मनचाहा ऑफिस नहीं मिला। साथ ही जो दूसरे हमारे जो इनके जो चुने हुए मंत्री आए हैं, जो राजस्थान का नेतागिरी संभालेंगे, उनको भी उनके मनचाहे ऑफिस नहीं मिले। तो असंतोष इतना भयंकर है और विकराल है कि आने वाले समय में इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है 25 साल तक नहीं मिलेगा, वो शायद इन 5 सालों में इतर बितर ना हो जाए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा इनको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश रहती है हर दिन हम राजस्थान की जनता से जुड़े हुए मुद्दों को राजस्थान की जनता के साथ ही साझा करें। अब जिम्मेदारी राजस्थान की जनता की है कि वो अपने आसपास के इलाकों की परेशानियों को और उनके इलाके के जनप्रतिनिधियों के कामों को हमारे साथ साझा करें, अपना फीडबैक दें। हम सरकार तक पहुंचाने की हमारी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे। कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।